हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस एंड मैथ्स बाय रूबल। बेटा जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई थी मिड टर्म जो एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10 साइंस का, उसकी सॉल्यूशन की, उसका ये थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम पहले वाले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है, रीड आउट कर लेते हैं पहले। व्हाट हैपन्स व्हेन एन आयरन नेल इज केप्ट इनसाइड ए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर सम टाइम, एक्सप्लेन विद अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या है कि एक आयरन नेल है, मतलब लोहे की एक कील है, उसको कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन है उस कॉपर सल्फेट के घोल में कुछ समय तक रखा जाता है। तो हमें बताना है कि उसका कलर कैसा हो जाएगा उस घोल का, और उसी की एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखनी है। तो उस सॉल्यूशन का जो कलर हो जाएगा वो ग्रीन कलर हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बेटा। जो ये आयरन होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पिछली पार्ट में जो मैंने सॉल्यूशन करवाई थी उसमें रिएक्टिविटी सीरीज़ करवाई थी, वहाँ पे वो सीरीज़ में भी मेंशन है, अगर ध्यान हो आपको, कि आयरन है वो कॉपर से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो आयरन क्या करेगा, यहाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को हटा के खुद सल्फेट ग्रुप के साथ ऐड हो जाएगा, और सॉल्यूशन का ग्रीन जो कलर है ब्लू से ग्रीन हो जाएगा। ये एक डायग्राम जैसे अटैच कर रखा है, इसमें ये आयरन नेल डाल रखा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन पहले क्या है, ब्लू है, आपको दिखाई दे रही होगी लेफ्ट हैंड साइड में, और कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया की वजह से इसका कलर ऐसा चेंज हो जाएगा। और जो बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी थी हमने, वो ये इक्वेशन है। ये CU कॉपर सल्फेट का क्या होगा फॉर्मूला, CuSO4 प्लस में Fe क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर प्लस FeSO4 फेरस सल्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगी ये रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड और में एक ऑप्शन आपको चॉइस दे रखी थी। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है किसकी, कॉपर की जो वायर है, तांबे की जो तार है, अगर हम उसको बर्न करते हैं एयर में तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लैक। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उसका कलर ब्लैक चेंज हो जाएगा। और कॉपर ऑक्साइड, वो कलर क्यों चेंज होता है, कॉपर ऑक्साइड बनने की वजह से। तो यहाँ ये इक्वेशन लिख रखी है, ये इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ। जो कॉपर है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर देगा। और यहाँ कलर पूछ रखा था, वो कलर हमने लिख दिया ब्लैक, काला कलर हो जाएगा इसका कॉपर के वायर का। और जो रिड्यूसिंग एजेंट है इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, अपचायक का नाम आपने बताना है। जिस भी मेटल की, जिस भी धातु की ऑक्सीडेशन हुआ हो, उपचयन हुआ हो, वो खुद उसका होता तो उपचयन है, लेकिन वो खुद एक बिहेव करता है अपचायक की तरह, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जिसका ऑक्सीडेशन होता है जिस एलिमेंट का, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन, इसके साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है, और ये हो कहलाएगा क्या कि रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने दूसरी एलिमेंट को रिड्यूस कर दिया है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछ रखा है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट जब सीरीज़ का शुरू किया था उसमें भी आप लोगों को बताया था कि जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। पोटेशियम तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, अभिक्रियाशील है। अगर इसको हम खुले में रखेंगे तो ये स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करेगा और जल जाएगा, मतलब आग लग जाती है इसमें अगर इसको ऐसे ओपनली छोड़ेंगे तो। पानी के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्गली रिएक्ट करता है सोडियम, तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। जो वायर वाला भी क्वेश्चन करवाता, कॉपर की वायर देखिए, ये यहाँ पे कॉपर की तार ऐसी होती हैं, अगर इनको बर्न कर दिया जाएगा एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेसिकली, तो वो उनका ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्साइड बनने की वजह से कलर कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ब्लैकिश कलर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद जो ये पोटेशियम और सोडियम को ऐसे रखा जाता है, ये आपका सोडियम रखा हुआ है,
केरोसिन ऑयल के अंदर, केरोसिन के अंदर ये सोडियम आपका रखा हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको बताना था एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ह्यूमन बींग्स में, मानव शरीर में जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसके मुख्य अंगों का नाम बताना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा रिपीट होता है ये क्वेश्चन। कॉम्पिटिशन एग्जाम भी अगर आप देते हो 12th के बाद भी, अगर मेडिकल साइड लेते हो तो आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें भी हमेशा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलवेज पूछा जाता है। सीक्वेंस में भी पूछ लिए जाते हैं, जो 4 मेन इसके ऑर्गन के पार्ट होते हैं उनको सीक्वेंस में भी पूछ लिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उत्सर्जन तंत्र का। तो इसके लिए हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। इसका डायग्राम देखिए, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये इसके 4 पार्ट हमने जो याद रखने हैं। पहला तो है वृक्क, 2 होती हैं जो पेयर ऑफ वृक्क है, किडनी बोलेंगे, पेयर ऑफ किडनी, 2 जोड़ा होता है इनका किडनी का। उसके बाद है ये मूत्रवाहिनी, इनका भी पेयर होता है, पेयर ऑफ यूरेटर, इंग्लिश में इसको यूरेटर बोलते हैं। उसके बाद है मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद क्या है ये मूत्रमार्ग, मूत्राशय के बाद है मूत्रमार्ग। ये इनके मेन 4 पार्ट हैं, ये जो किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, ये इसके 4 मेन पार्ट हैं। इनका कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको सीक्वेंस में बताना होता है, ये सीक्वेंस में ऊपर से लेके नीचे तक कि किस वे में ये अरेंज है, तो आप इसका आसानी से बता सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये डायग्राम रहा, ये यहाँ ह्यूमन बॉडी के साथ में यहाँ शो कर रखा है आपको ये वाली चीज़। ये 2 पेयर दिखा रखे हैं किडनी के, उसके बाद ये 2 पेयर हैं यूरेटर के, और उसके बाद नीचे ये ब्लेडर है आपका, और देन यूरेथ्रा। तो इसमें वही मेन 4 पार्ट हैं आपके, किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा। यही 4 पार्ट मेंशन करने थे, सिंपल 4 वर्ड का इस क्वेश्चन का आंसर था और आपके पूरे मार्क्स हो जाते इससे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछ रखा विच पार्ट्स कंस्टिट्यूट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मानव शरीर में ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग बताने थे आपने। इसके 2 ही भाग हैं, 2 टाइप के नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल। सेंट्रल में क्या ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आती है, उसको छोड़ के बाकी जो भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में सिस्टम में हेल्प करता है हमारी शरीर में, वो सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। इसमें एक तो आती है आपकी ये क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स ये यहाँ मेंशन है थोड़ा, क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा होती है आपकी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होंगी, जो रीढ़ की हड्डी से होती हैं, और क्रेनियल नर्व्स कौन सी होती हैं, कपाल तंत्रिका भी बोलते हैं इनको, स्पाइनल नर्व्स को बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी से जो भी तंत्रिकाएं आती हैं वो सारी स्पाइनल नर्व्स होंगी। क्रेनियल नर्व्स हमारे जो ब्रेन के पीछे वाले हिस्से की तरफ से जो भी नर्व्स आती हैं वो सारी क्रेनियल नर्व्स कहलाती हैं। इनका मेन रोल इसमें होता है, जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं हमारी, या जो हम स्मेल करते हैं, या जो मोटर नर्व्स हैं ये मूवमेंट वगैरह में जो हेल्प करती हैं, वो सारी नर्व्स क्रेनियल नर्व का पार्ट है या कपाल तंत्रिका का पार्ट है। इसका एक डायग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सारी हैं जो ये 12 नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व, जो दिमाग के पीछे वाले हिस्से में होती हैं। जैसे फर्स्ट है ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व्स कौन सी होती हैं, जो ओल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो हमें स्मेल में करने में, जिनकी हेल्प से हम स्मेल कर पाते हैं, किसी चीज़ को सूंघ पाते हैं। ऑप्टिक नर्व हैं जो देखने में हेल्प करती हैं। ये सारी जो भी ये नर्व्स हैं, 12 का सेट है इन नर्व्स का, ये सारी सेट होते हैं, ये सारी नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व्स, कपाल तंत्रिका इनको कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिसेप्टर बताना है जो टेस्ट और स्मेल के साथ एसोशिएट करता है। सेंस ऑर्गन जो स्वाद और गंध के लिए हमारी ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी ग्राहियों के नाम लिखने हैं। तो इसमें टेस्ट के लिए गैस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं, जो
स्वाद के रिसेप्टर होंगे और स्वाद की ग्रहियाँ होंगी, और ओल्फैक्टरी जो होता है वो स्मेल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दे रखा है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है किसी भी स्फेरिकल मिरर का 30 सेंटीमीटर। इसमें आपने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा 2 नंबर में। एक सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद रखना था इसका, R इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f। फोकल लेंथ के हमेशा डबल के बराबर होता है। तो यहाँ आपको रेडियस दे रखा है 30 और आपने फोकल लेंथ निकालनी है, तो 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 30 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। वो क्या होगी 30 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एफ। वो हो जाएगी आपकी 15 सेंटीमीटर। और इसमें बहुत सारे बच्चे यूनिट लगाना भूल जाते हैं, तो यूनिट का ज़रूर ध्यान रखें। जो भी यूनिट है वो ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26, डिफाइन पावर ऑफ एकोमोडेशन। समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? जो भी मनुष्य की आई है, नेत्र है, उसकी जो पावर है दूर की और पास की चीज़ों को क्लियरली देखने की, इसी चीज़ को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। जो फोकल लेंथ होती है मानव नेत्र के लेंस की, उसको एडजस्ट कर लेती है मानव नेत्र, और उसी की सहायता से दूर की और पास की चीज़ों को आसानी से वो बिल्कुल क्लियरली देख पाती है। इसी पावर को पावर ऑफ एकोमोडेशन या समंजन क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है कि नॉर्मल ह्यूमन आई की रेंज पूछ रखी है कि कितनी दूर की वस्तुओं को वो पास, मतलब कितनी दूर और कितनी पास की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। तो मिनिमम डिस्टेंस है वो कम से कम एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट में, कि अगर 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम उसको नहीं देख पाएंगे क्लियरली, आँखों को दिखाई नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब सेक्शन नंबर सी में 3 मार्क्स क्वेश्चन शुरू हैं। 27 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हम खुले में रख देते हैं कई बार खाने के आइटम्स को, अगर काफ़ी टाइम तक खुले में रख दिया जाए तो उनकी स्मेल और टेस्ट बदल जाता है। ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स का, चिप्स वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, चिप्स वगैरह के, कुरकुरे वगैरह जो भी खाते हैं फास्ट फूड, उसका अगर पैकेट वगैरह खुला छोड़ देते हैं तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है और इसको अवॉइड करने के कुछ तरीके बताने हैं। ऐसा इसलिए होता है, इसको रेंसिडिटी बोला जाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है, जो खाने की जो वस्तुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और उनका टेस्ट और स्मेल दोनों चीज़ें बदल जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। इसीलिए उनका टेस्ट और स्मेल, जो स्वाद है, गंध है, दोनों चीज़ें बदल जाती हैं ऑक्सीडेशन होने की वजह से, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से। इसको अवॉइड करने के 2 तरीके ही हैं कि एयर टाइट कंटेनर्स में हम उनको सामान को रख सकते हैं, या उनमें पॉलीथीन में जिसमें पैक है वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें यूज़ की जा सकती है, ऐसी गैसेस यूज़ की जा सकती हैं पैकिंग के दौरान। तो यही 2 तरीके हैं, एयर टाइट कंटेनर और एंटीऑक्सीडेंट गैसेस का यूज़ करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। इसमें आपको केमिकल नेम बताना है ब्लीचिंग पाउडर का। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपने बताना है, वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 1 मार्क क्वेश्चन है, 1 वर्ड आंसर, 2 वर्ड्स का जस्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर आप लिख देते हो तो पूरा 1 नंबर आपको मिल जाता। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, केमिकल रिएक्शन लिखनी है आपने, इसमें रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है। ब्लीचिंग पाउडर है जो विरंजक चूर्ण है, ये बनाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का अगर रिएक्शन करवा दिया जाए, क्लोरीन गैस पास करवा दी जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ये जो फॉर्मूला है ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मूला है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। थर्ड पार्ट है इसका, इसमें क्या बताना था आपको, 2 यूज़ बताने थे इसी के, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर के 2 यूज़ बताने थे। पहला यूज़ है इसका ये ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों को साफ़ करने में, क्लीन करने में बिल्कुल उसका यूज़, वहाँ इसका यूज़ होता है, साफ़ सुथरे हो जाते हैं कपड़े बिल्कुल। सेकंड है वुड पल्प फॉर पेपर। पेपर बनाने में जो लकड़ी का पल्प यूज़ होता है उसमें भी
ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। जो पल्प क्या होता है, लकड़ी की बिल्कुल बारूदा जो बना देते हैं उसको हम पल्प बोलते हैं, और उसका यूज़ होता है पेपर कागज़ बनाने में। तो वहाँ भी इन पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ होता है। इसके अलावा एक और आप यूज़ कर लिख सकते हो, इसका यूज़ होता है जो वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं उनको कील करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कील करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्लो चार्ट की सहायता से आपने इसमें ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन बताना कि जो हमारे शरीर के अंदर रक्त है उसका परिवहन कैसे होता है। फ्लो चार्ट बनाना था। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है, एरो डायग्राम की हेल्प से या टेबुलर फॉर्म में बना सकते हो आप, उसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। इन्होंने बता रखा है कि कहाँ से आपने शुरुआत करनी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि लेफ़्ट एट्रियम से शुरू करके हमने पूरा साइकिल समझाना है एरोज़ की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से। लेफ़्ट एट्रियम मतलब बायां जो अलिंद है वहाँ से हमने इसको समझाना। तो सिंपल सा ये पेन से लिखा हुआ है, ऐसे ही लिख के अगर आप आते हो तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम की भी नीड नहीं है, बट कई लोग डायग्राम से समझा देते हैं तो उनको भी मार्क्स मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि डायग्राम बनाया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे, बट प्रॉपरली अगर आप एक सीक्वेंस में बताते हो चीज़ें तो उसका इम्प्रेशन अलग ही होता है। जैसे ये लेफ़्ट एट्रियम से शुरू करना था हमने, लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड आया, देन फिर वहाँ से जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से आर्टरीज जाएंगी। आर्टरी क्या है, आर्टरी को हम धमनी बोलते हैं। धमनियाँ क्या है, हमारे शरीर के ऊपर वाले और नीचे वाले सारे हिस्से में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी। और उसके बाद क्या है, वीन्स। वीन्स कहाँ आती हैं, राइट एट्रियम में, जो दायां अलिंद है वहाँ जाएंगी वीन्स। वहाँ क्या लेके जाएंगी, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी। इसका एक डायग्राम है, डायग्राम मैंने अटैच कर रखा है, हम डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं इसको। ये रहा, देखिए इसमें क्या है, लेफ़्ट एट्रियम से शुरू करना है। लेफ़्ट एट्रियम हमारा कहाँ है, ये रहा, बायां अलिंद। यहाँ से क्या है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल कौन सा भाग है, नीचे वाला, इनको नीलिया बोलते हैं हिंदी में। यहाँ से फिर ये सारा ब्लड यहाँ और टाइट ड्रॉ कर रखिए, मेन जो है यहाँ से होते हुए सारी आर्टरीज़ हैं, जो धमनियाँ हैं, सारे शरीर के हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएंगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और अलग अलग समझने के लिए इसीलिए डायग्राम में ये रेड या ऑरेंज कलर का इसका यूज़ किया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, ब्लड को शो करने के लिए। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जैसा डायग्राम में भी यूज़ कर रखा है, हम भी वही यूज़ कर लेते हैं। क्या होगा, राइट एट्रियम में सारे शरीर से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। पहले कहाँ कलेक्ट होगा, ये ऊपर वाले हिस्से से आ रहा है, शरीर के जो हार्ट से ऊपर का हिस्सा, वहाँ से यहाँ से ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन लेके आएगी, वीना कावा लेके आएगी, वीन्स लेके आएंगी, सिराएँ। और नीचे वाले हिस्से से यहाँ से आया ब्लड, फिर यहाँ राइट एट्रियम में जाके दाएं अलिंद में जाएगा ब्लड, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में यहाँ से आते हुए फिर ब्लड यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी है, जो महाशिरा है, सॉरी महाधमनी है, जो पल्मोनरी आर्टरी को महाधमनी बोलेंगे। वो सारा ब्लड कहाँ ले जाएंगी, ये यहाँ से कहाँ ले जाएंगी, लंग्स में। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ जाएगी, लंग्स में जाएगी। तो ये सारा सर्कुलेशन है, ये सिर्फ फ्लो चार्ट की हेल्प से आपने समझाना था, और इसमें कुछ नहीं था। नीचे ये ड्रॉ कर रखा, देखो ये लंग्स से आया यहाँ ब्लड, ऊपर वाले हिस्से में, लेफ़्ट एट्रियम में। देन
लेफ्ट एट्रियम से फिर कहाँ जाएगा ब्लड, यहाँ ये वाले हिस्से में, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल बोलेंगे। यहाँ से फिर ब्लड जाएगा ये सारा, यहाँ इनसे ब्लड आते हुए फिर कहाँ पहुँच गया है, आर्टरीज़ हैं ये, आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, सारी बॉडी में, ये बॉडी ड्रॉ कर रखी है ये सारी बॉडी में ब्लड जाएगा। बॉडी से कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लू कलर से हमने ड्रॉ कर रखा है, ब्लू कलर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, सारा कलेक्ट होगा, कहाँ पहुँचेगा, यहाँ राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से फिर ब्लड लंग्स में जाएगा, वहाँ से फिर से ऑक्सीजनेटेड होके वापस आएगा। तो ये सारा था सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा। उसके बाद है 30th क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड एंड इट्स फंक्शन फॉर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स गिवन बिलो। इसमें जो ये आपको ग्रंथियाँ दे रखी हैं, ये कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती हैं वो आपने बताना था, कौन सा हार्मोन स्रावित करती हैं वो बताना था। सबसे पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोला जाता है। ये रिलीज़ करती है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज़ करेगी उसको कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। जो शरीर के विकास में, वृद्धि में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है सेकंड थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज़ करती है, थायराइड को हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं। ये रिलीज़ करती है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन का काम क्या है, जो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म को ये रेगुलेट करती है। लास्ट है थर्ड पार्ट इसका ओवेरी। ओवेरी क्या होती है, फीमेल बॉडी के अंदर होती है, अंडाशय बोलते हैं जिसको। ये सारे चेंजेस जो भी फीमेल में महिलाओं में जो भी बदलाव आते हैं प्यूबर्टी के दौरान, एडोलेसेंस अवस्था के दौरान, वो सारे जो भी बदलाव हैं वो ओवेरी कंट्रोल करती है। जैसे 8वीं 9वीं क्लास में 13-14 साल की उम्र में जो लड़कियों की आवाज़ शार्प हो जाती है, और भी जो बॉडी चेंज आते हैं वो सारे इस ओवेरी के द्वारा रिलीज़ हुआ जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन वो कंट्रोल करता है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या है, आपने रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना था। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हिंदी में निरपेक्ष अपरिवर्तनांक बोलते हैं। ये सिंपली क्या होता है, जिस भी मीडियम का, जिस भी माध्यम का आपने रिफ्रैक्टिव अपरिवर्तनांक कैलकुलेट करना है, उस माध्यम का क्या करोगे आप, जो लाइट की स्पीड है, प्रकाश की जो चाल है एयर में, और उसको भाग कर दोगे जिस भी मीडियम में आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C बाय जिस भी मीडियम में है, मान लो वाटर में है, वाटर का आपने निकालना, वाटर का निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ग्लास का निकालना है, तो नीचे जो स्पीड होगी लाइट की वो मान लो गिलास में निकालना, तो गिलास में जितनी स्पीड होगी लाइट की वो आ जाएगी डिवाइड में। ये आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, गिलास का, किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की रिस्पेक्ट में। तो रेशो है ये स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जिस भी मीडियम का कैलकुलेट आपने करना है। इसी के बेस पे, इसी फॉर्मूला के बेस पे आपको नीचे न्यूमेरिकल दे रखा है। इसका सेकंड पार्ट है, 1.5 नंबर का, दोनों पार्ट है 3 नंबर के। इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो आपने मीडियम का कैलकुलेट करना था। इसमें मीडियम की स्पीड आपको मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो आपको दे रखी है 1.5 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल है, ऊपर लिखोगे आप लाइट की स्पीड 3 × 10 की पावर 8 डिवाइड में जो मीडियम में स्पीड है 1.5 × 10 की पावर 8। यहाँ पे क्या है, 10 की पावर 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 0.5 का ऊपर 10 आएगा, तो उसको कट करोगे 15 2 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसकी भी पीछे कुछ ना कुछ यूनिट लगाते हैं, बट कोई भी जो चीज़ होती है रेशियो में आती है उसकी कभी भी कोई यूनिट नहीं होती। रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है, क्योंकि ऊपर में मीटर पर सेकंड है, डिवाइड में मीटर पर सेकंड है, दोनों ही स्पीड हैं, तो स्पीड रेशियो निकाल रहे हैं तो डिवाइड होके दोनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इसकी डायमेंशन होती है क्या, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। डायमेंशनलेस और यूनिटलेस क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है स्पेक्ट्रम बताना है आपने वाइट लाइट का कैसे बनता है। तो जब वाइट लाइट को, सफ़ेद लाइट को हम प्रिज्म से निकालते हैं या किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर निकालें, ज़्यादातर प्रिज्म में ऑब्जर्व किया गया है, तो वो क्या है, अपने जिन भी रंग से मिलके बनी होती है लाइट, उसमें स्प्लिट हो जाती है। वो 7 कलर हैं, उनको हम विबग्योर की फॉर्म में याद रखते हैं। विबग्योर, वी से वॉयलेट, ई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो जो वाइट लाइट है इन 7 कलर से मिलके बनी होती है। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी में साथ में क्वेश्चन पूछ रखा है कि इस स्पेक्ट्रम को रिकम्बाइन करने के लिए क्या किया जा सकता है। मतलब फिर से अब जैसे एक वाइट लाइट, सिंपल वाइट लाइट से 7 कलर स्प्लिट हुए, क्या इनको फिर से जोड़ के वाइट लाइट बनाया जा सकता है। ये न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था इसको फर्दर स्टडी करने के लिए कि क्या पता भाई इन 7 कलर के अलावा और भी अंदर और कलर ना हो इसके अंदर। तो न्यूटन ने अलग अलग एंगल पे दूसरा प्रिज्म रख के देखा था। तो एक केस में क्या हुआ, न्यूटन ने जब दूसरा प्रिज्म, सेकंड प्रिज्म का यूज़ किया, वो बिल्कुल इन्वर्टेड रख दिया जैसा ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो उसने क्या देखा कि लाइट स्प्लिट नहीं हुई बट रिकम्बाइन हो गई। ये 7 कलर कंबाइन होके फिर से क्या हो गए, यहाँ वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए। तो इससे क्लियर हो गया कि वाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई है। उसके बाद है 33 क्वेश्चन। इसमें पूछ रखा है कि ओजोन है वो कैसे बनती है एटमॉस्फेयर के हायर लेवल पे। ओजोन जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और पॉइजनस गैस होती है ये। ऑक्सीजन तो ह्यूमन के लिए, जीवन के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन के बिना जी नहीं सकता। लेकिन O3 जो ऑक्सीजन जैसी समझते हैं बच्चे, बट ऑक्सीजन जैसी नहीं है, ये एक पॉइजनस गैस है O3, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। वहाँ क्या होती है, जो अल्ट्रावायलेंट रेज आती हैं सन से, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती हैं। ये नेसेंट ऑक्सीजन बन जाते हैं, उससे ऑक्सीजन एटम। फिर एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, O3, दैट इज़ ओजोन। और ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसका प्रेजेंस इम्पोर्टेंट क्यों है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हालांकि ये पॉइजनस गैस है, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और सन से जो हार्मफुल, ख़तरनाक अल्ट्रावायलेंट किरणें आती हैं उनसे हमें बचाती है। अगर वो डायरेक्ट आएंगी तो बहुत सारी स्किन की डिजीज़ कोज कर देती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर। तो इन सब से बचने के लिए O3 लेयर बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो ना हो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर यूवी रेज डायरेक्ट आएंगी तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघलने लग गए, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने के लिए भी O3 लेयर बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन करेंगे। इसका सेक्शन D और E रह गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू सो मच। ये आपके नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगी ये वीडियो। थैंक यू।